फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। लास्ट टाइम हम लोग ने ईथर का, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कशन किया था ईथर के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का डिस्कशन अब हमें करने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले हम ईथर की प्रिपरेशन का डिस्कशन कर चुके थे। तो नाउ लेट्स सी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ईथर। ईथर की अगर आप फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में बात करेंगे तो सबसे पहले जो पॉइंट है जिसपे हमें मार्क करना चाहिए, दैट इज़ बेसिकली बॉइलिंग पॉइंट, है ना। दैट इज़ बेसिकली बॉइलिंग पॉइंट। अगर आप ध्यान से देखें तो बॉइलिंग पॉइंट आपका हाइड्रोकार्बन का बॉइलिंग पॉइंट, और देखिए अगर ये आपका 3 3 4 5 है ना, 5 आपका यहाँ पर अगर कार्बन है तो ये 3 कार्बन है, एंड 3 कार्बन यहाँ पर 1 2 5 कार्बन है, पेंटेन है। तो अगर यहाँ पर देख रहे हैं आप कि ये आपका जो पेंटेन है इसमें 5 कार्बन है, इसका बॉइलिंग पॉइंट आपका 309.1 है। वहीं पर आपके ये 4 कार्बन है और 1 ऑक्सीजन है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट आपका 307.6 है, यानी अप्रॉक्सीमेटली सेम ही है, अप्रॉक्सीमेटली सेम है, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब जो ईथर होते हैं और जो उसके 5 नंबर जैसे 5 एटम्स यहाँ पर है, वो 5 एटम्स वाला जो एल्केन होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट अप्रॉक्सीमेटली सेम ही होगा। लेकिन एब्रप्टली चेंज आता है अल्कोहल की इस बॉइलिंग पॉइंट के अंदर। यू नो वेरी वेल कि अल्कोहल में ऐसा बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है। आप सब जानते हो कि यहाँ पर ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, और ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो सकती है, जबकि अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। दैट्स वाई अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट आपका 390 केल्विन पर है, तो फिर ईथर का बॉइलिंग पॉइंट आपका सिर्फ 307 पर है। बहुत बड़ा डिफरेंस है। रीज़न क्या है? रीज़न देखिए, अब मैं बात कर रहा हूँ कि अल्कोहल की, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट अल्कोहल, दिस इज योर CH3, दिस इज योर CH3, ये आपका CH3 है, ये आपका CH3 है, और ये जो CH3 है, दिस इज योर CH3, दिस इज योर CH3। ये जो CH3 है, ये CH3 क्या कर रहा है? ये CH3 नॉर्मल एल्केन है। अब हमने बात की CH3O की, CH3O की बात की, तो ये जो O है आपका, ये आपका कार्बन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है। देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए किन 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए एक तो पोलर H की ज़रूरत होती है, और दूसरे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की ज़रूरत होती है। यहाँ पर देखिए हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आपका, यानी कि ऑक्सीजन यहाँ पर प्रेजेंट है, लेकिन सवाल इस बात का कि ये जो हाइड्रोजन है, दिस इज नॉट एसोसिएटेड विद अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, सो इट इज़ नॉट अ पोलर H। ये आपका एक पोलर H नहीं है। दैट्स वाई यहाँ पर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, जो मस्ट रिक्वायरमेंट है, उसको ये कंप्लीट नहीं कर रहा है। इट मीन्स नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपकी नहीं होती है। देयर इज नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मीन्स वहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपकी नहीं होती है। वहीं पर आप अगर बात कर ले C2H5OH की, तो C2H5OH में आप देखिए, ये आप C2H5OH है। अब इसमें दूसरा मॉलिक्यूल भी ले लें, हम एक और मॉलिक्यूल ले लेते हैं C2H5OH का, तो ये कैसे को रिलेट करेगा? ये ऐसे को रिलेट करता चला जाएगा। I'll explain you like this is a sequence of OH को मैं इस तरीके से अगर रिप्रेजेंट करूँ तो ये बहुत अच्छे से आप इसको बोल सकते हैं। जैसे मैंने कहा C2H5, और यहाँ पर O और यहाँ पर H कर दिया, फिर इसको इस तरीके से ऐसे ऐसे ऐसे, और यहाँ पर फिर O, और फिर ये C2H5, और फिर ये H कर दिया, फिर इसको इस तरीके से ऐसे ऐसे, और फिर यहाँ पर O, और फिर यहाँ पर C2H5 का H कर दिया। तो दिस तरीके से, इन दिस वे यू आर गेटिंग कि ये H है, ये O है, और फिर ये C2H5 है। इस तरीके से ये क्या हो रहा है? हो इसलिए ऐसा रहा है क्योंकि यहाँ पर जो ये H है, दिस H इज एसोसिएटेड विद O, यानी कि इट बिकम्स अ पोलर H। ये आपका पोलर H होता है, और जब ये पोलर H है और इसके साथ ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इन दोनों की प्रेजेंस की वजह से इसमें ये दे आर एलिजिबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एंड दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज बिटवीन 2 molecules of the same type, means this is a intermolecular hydrogen bonding. This is called intermolecular hydrogen bonding, and this is called intermolecular hydrogen bonding. This is called intermolecular hydrogen bonding. इसको हम intermolecular hydrogen bonding बोलते हैं. This is called intermolecular
हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, सो दिस इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ऑब्वियसली यहां पर देखिए एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और इसी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट, इन सबके बीच में आपस में एक रिलेशन, इसी वजह से क्या हुआ कि इसका बॉइलिंग पॉइंट आपका 390 केल्विन के करीब पहुंच गया, जबकि बाकी का बॉइलिंग पॉइंट आपका उतना नहीं पहुंचा है ना। यस, सो आपने ये देखा कि यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट इसलिए इतना ज़्यादा है और वहाँ पर इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। आपने देखा कि यहाँ पर ईथर का बॉइलिंग पॉइंट आपका सिर्फ और सिर्फ C2H5OH C2H5OH का जो बॉइलिंग पॉइंट था वो आपको अभी दिखाया गया था कि 307 है। तो मुझे लगता है आप इसको बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। अब आप समझिए कि बॉइलिंग पॉइंट में इतना बड़ा डिफरेंस, लेकिन अगर हम सॉलिबिलिटी की बात करें ना, सॉलिबिलिटी, if I am talking about solubility of alcohol and ethers, of alcohol and ether, तो solubility की अगर हम बात करें ना तो अल्कोहल और अप्रोक्सीमेटली सेम। ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है, अप्रोक्सीमेटली सेम, सॉलिबिलिटी लगभग सेम होती है। अभी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी नहीं, मैंने कहा जो अल्कोहल अल्कोहल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, ईथर ईथर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं थी। लेकिन सॉलिबिलिटी ऑफ अल्कोहल इन ईथर इन वाटर, अगर हम वाटर की बात करेंगे तो वहां पर देखिए हो क्या रहा है, सॉलिबिलिटी में होता क्या है। बेसिकली सॉलिबिलिटी में अभी आपका C2H5OH है, राइट, और ये आपका वाटर है, और फिर ये आपका, फिर ये यहाँ से फिर आपका O C2H5OH, फिर आपका ये वाटर। तो ऐसे क्या हो रहा है, ऐसे लगातार आपका अल्कोहल वाटर अल्कोहल वाटर, देखिए अल्कोहल वाटर अल्कोहल वाटर, इसके बीच में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। आगे भी ऐसे होता रहेगा, आगे भी तो ऐसे ही होता रहेगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा और एलिब्रेट करना चाहूँ तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि भाई अगर सपोज करो मैं इसको थोड़ा सा और डिज़ाइन कर लेता हूँ, तो यहाँ के बाद फिर आप अल्कोहल को जोड़ दीजिए O, फिर आप यहाँ के बाद ऑक्सीजन को वाटर को जोड़ दीजिए। तो इस तरीके से चीज़ें आपकी ऐसे ही चलती रहेंगी। तो अल्कोहल वाटर अल्कोहल वाटर अल्कोहल वाटर ऐसे चलता जा रहा है, समझ गए। तो इसका पोलराइज था और इसके पास भी पोलराइज था, चलो कोई मसला ही नहीं था। अच्छा, अब यहाँ पे ईथर में क्या होता है, ईथर में भी अगर ईथर्स इन वाटर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, ईथर्स इन वाटर ऑल्सो हैव H बॉन्डिंग, है ना।
ईथर्स एंड वाटर ऑल्सो हैव H बॉन्डिंग। रीज़न क्या है, जैसे आपका मान लीजिए ये C2H5 OH है और ये C2H5 OH है, तो ये जो वाटर है ना, ये पोलर H है, इस तरीके से ये आपका करता है। फिर यहाँ पर आपका आ जाता है, फिर आपका O आ जाता है, फिर आपका O। अब यहाँ पर इस तरीके से इसके साथ ऐसे ये कर लेता है कि ये वाला O जो होता है, तो ये C2H5 और ये C2H5, फिर यहाँ पे ये पोलैरिटी हो जाती है। इस तरीके से चीज़ें होती चली जाती हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर भी जनरेट हो जाती है। दैट्स वाई जो सॉलिबिलिटी होती है वो सॉलिबिलिटी सेम ही होती है, सॉलिबिलिटी आपकी सेम होती है। ठीक है, सॉलिबिलिटी ऑफ अल्कोहल ईथर्स इन वाटर लगभग सेम होती है, अप्रोक्सीमेटली सेम होती है। सो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि सॉलिबिलिटी क्या होती है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर इसके साथ यही मैंने आपको दिखाया था ना, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर का डिस्कशन हम लोग करने जा रहे हैं। अब आप समझिए कि हम कैसे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज का डिस्कशन करेंगे। भाई यू नो वेरी वेल कि यहाँ पर क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। आप सब जानते हो ईथर क्या होता है, CH3 यानी R का वो जो R होता है, ये R होता है, और मान लीजिए यहाँ पे कोई कार्बन होगा, फिर यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो क्या क्या पॉसिबल, सबसे ज़्यादा जो रिएक्शंस होंगी वो इसी बॉन्ड को तो तोड़कर होंगी। ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा जो रिएक्शंस होंगी, अगर कुछ लिमिटेड रिएक्शंस होंगी जो कार्बन हाइड्रोजन के इस बॉन्ड को तोड़ेंगे, अदरवाइज मैक्सिमम रिएक्शन तो इसी बॉन्ड को तोड़कर होंगी। अब इन बॉन्ड्स को तोड़ने पर नॉर्मली क्या होगा, कैसे होगा, लेट्स सी। देखिए इसमें इस बॉन्ड को अगर हमें तोड़ना है तो लेट्स सी कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। होगा क्या बेसिकली, अगर मैं यहाँ पर HX की रिएक्शन कराऊँ, ROR पर HX की रिएक्शन कराऊँ, तो दिख रहा है कि RH बन रहा है और ROH दिख रहा है। जैसे कि अल्कोहल पर आपने कराया था तो यहाँ पर H2O बना था और RH बना था। बिल्कुल उसी पैटर्न पे यहाँ पर भी रिएक्शंस होंगी। कैसे हुआ था उस पैटर्न पे, वहाँ पे कैसे पैटर्न पे रिएक्शन हुआ था। देखो होगा क्या, ये ROR है, इससे क्या मिलेगा, सबसे पहले इसकी शुरुआत कौन करेगा, H+ करेगा। H+ कहाँ जाएगा, इसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा तो इसके पास क्या आएगा, प्लस आएगा। जब इसके पास प्लस आएगा तो ये अपनी बॉन्ड को, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को लेता हुआ अपने आप को ROH के फॉर्म में अलग कर लेगा और यहाँ पर एक कार्बोकैटायन आपका जनरेट होने लगेगा। इस कार्बोकैटायन पे जो यहाँ पे X बचा था वो X इससे जुड़ जाएगा और इस तरीके से ये आपका RH बन जाएगा। यानी RH और अल्कोहल दोनों चीज़ें ऐसे बन गई, आपकी RH और अल्कोहल दोनों चीज़ें बन गई। समझ गए, बिल्कुल वही सेम पैटर्न रहेगा एराइल ईथर में भी। ये आपका एराइल ईथर है, दिस इज योर एराइल ईथर। अब सवाल उठता है कि यहाँ पर ये जो एराइल ईथर है इसमें देखिए या तो ये इस बॉन्ड के टूटने की पॉसिबिलिटी है या इस बॉन्ड के टूटने की पॉसिबिलिटी हो। अगर इस बॉन्ड के टूटने की पॉसिबिलिटी होती तो अल्कोहल भी बन सकता था, लेकिन इस बॉन्ड के टूटने की पॉसिबिलिटी क्यों नहीं है, क्योंकि अगर इसको आप तोड़ोगे तो ये रेजोनेंस में जो चला जाएगा तो इसमें डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा। डबल बॉन्ड करेक्टर इस बॉन्ड में होता है जो कि ज़्यादा स्टेबल होता है ये वाला बॉन्ड, तो ये वाला बॉन्ड इसमें नहीं टूटेगा। यानी कि आपका जो एराइल ईथर्स हैं, जैसे यहाँ पर कोई भी बॉन्ड टूट सकते थे, इसे भी हम कार्बन ऑक्सीजन कहेंगे, इसे भी हम कार्बन ऑक्सीजन कहेंगे। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पे देख लेंगे कौन सा कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पर केवल और केवल आप जब इसको करोगे तो HX की प्रेजेंस में तो सिर्फ ये वाला बॉन्ड तोड़ोगे। आई थिंक आप क्लियर हो चुका होगा, या फिर स्पेस की प्रॉब्लम की वजह से अगर आपको कुछ समझने में दिक्कत आ रही है तो आई विल डिस्कस। फिर से एक बार बता देता हूँ, दिस इज योर, तो ये वाला बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर भी होगा।
तो अब कौन सा बॉन्ड टूटेगा भाई, वही काम होगा। कैसा काम होगा, H आएगा, H आके यहाँ पे जोड़ेगा, प्लस आएगा। तो अब ये बॉन्ड टूटेगा कि ये बॉन्ड टूटेगा, तो ऑब्वियसली ये बॉन्ड टूटेगा। जब ये बॉन्ड टूटेगा तो फाइनली हमारा ये फिनॉल बचेगा, और जो R होगा R प्लस के फॉर्म में, उसके पास X चला जाएगा और वो RX के फॉर्म में आगे निकल जाएगा, है ना। बिल्कुल सही। चलिए डिस्कस करते हैं इसके आगे की चीज़ों को कि इसके आगे क्या होता है। हम लोगों ने अभी इसका डिस्कशन किया कि ये कैसे हो रहा है, इसका मुझे लगता है सभी को क्लियर है। अब 2 डिफरेंट एल्काइल हाइड्राइड्स की बात आ जाए कि भाई 2 डिफरेंट एल्काइल हाइड्राइड्स हैं। हाँ, यहाँ पे कोई मसला नहीं है, आप तब देख सकते हो कि कैसे क्या हो रहा है। लेकिन HX में अगर बात की जाए कौन सा HX की रिएक्टिविटी क्या होगी, तो ये सब जानते हो आप लोग। HI की रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, यहाँ पे एक्शन कौन सा यूज़ हो रहा है, यहाँ पे तो एसिडिक एक्शन यूज़ हो रहा है ना, क्योंकि एसिडिक एक्शन ही तो है ये कि इससे H+ का लेना। और अगर किसी जगह से किसी एसिड से आप H+ ले रहे हो तो जितनी आसानी से, जितनी स्पीड तरीके से, जितनी स्पीडी वे में वो H+ दे देगा, उतना ही ज़्यादा वो एसिडिक होगा। और यहाँ पे अगर ये ज़्यादा एसिडिक है, इट मीन्स ये हुआ कि इस सिचुएशन पर आप ये बना सकते हो HI HBr और, है ना, HI HBr और HCl। इस तरीके से आप ये बना सकते हो। OH आ गया, OH आने की सिचुएशन में ये हो गया, और इस तरीके से ये बन गया आपका। अब सवाल उठा कि सर ये वाला जैसे आप ऐसे बना रहे हैं और ये ऐसे आ रहा है, H आएगा तो H आने के बाद ये प्लस आएगा, अब बताइए क्या करेंगे आप। तो मैं कहूँगा बेटा देखो, अगर आप इसको ऐसा करना चाहते हो और ये इसकी मैकेनिज्म को आप समझना चाहते हो, तो इसको ऑब्वियसली ऐसे तोड़ना कि जिससे कि जैसे या तो यहाँ पे से आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच सकते हो, या यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आप खींच सकते हो। अगर ये ऐसे घूमेगा तो ऐसे, या ऐसे घूमेगा, दोनों बातें हो सकती हैं। तो अगर दोनों बातें हो सकती हैं तो फिर ये देखो कि कौन सा कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल हो रहा है ना। उससे आप इन चीज़ों को निकाल सकते हो भाई। पूरी की पूरी मैकेनिज्म देखिए। स्टेप 2 में इस चीज़ को देखिए, पहला स्टेप इन्होंने बताया, अब पहले स्टेप में इस चीज़ को एक्सप्लेन किया। अब उसकी मैकेनिज्म को आप समझिए। पहला फर्स्ट स्टेप तो यही हो गया कि H+ आ गया। अब ये देखिए आप, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, और I- अलग हो चुका है, राइट। I- अलग हो चुका है, यानी H आपका यहाँ पे चला जाता है। वो उल्टा दिखा रहे हैं, कोई मसला नहीं है, तरीका है अपना अपना समझाने का। तो रिएक्शन आपका HBr और HI काफ़ी एसिडिक होते हैं, तो कोई भी रिएक्शन से आप ले सकते हो। HI ले लो, बहुत अच्छा है, HBr भी ले लो, तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से हमें समझना है कि ये क्या कह रहे हैं, क्या बताना चाहते हैं आपको, कि आयोडाइड इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल, इट अटैक्स द लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड कार्बन ऑफ ऑक्सोनियम आयन फॉर्म्ड इन द स्टेप 1। देखिए, दिस इज योर ऑक्सोनियम आयन, तो ये आपका ऑक्सोनियम आयन है, एंड डिस्प्लेसेस एन अल्कोहल मॉलिक्यूल बाय SN2 मैकेनिज्म। देखिए, SN2 मैकेनिज्म से अगर ये अटैक कर रहा है, तो SN2 मैकेनिज्म से तो ऑब्वियसली जो कम से कम छोटा इलेक्ट्रॉन, जैसे भाई आप अगर ये SN2 से, अभी I- कैसे अटैक कर रहा है, ये मेन कहानी है। I- यहाँ पर SN2 से अटैक कर रहा है। अगर SN2 फॉलो कर रहा है तो फिर छोटे वाले की तरफ I- आएगा। Thus, in the cleavage of mixed ether with two different alkyl groups, the alcohol and alkyl halide formed depend on the nature of alkyl groups. When primary or secondary alkyl groups are present, it is the lower alkyl group that forms alkyl iodide, SN2 mechanism. ये बीच में जो है कुछ मिसप्रिंटिंग है, कुछ ऐसी चीज़ें डेवलप हो गई हैं।
देखिए इस चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से एक बार फिर से समझते हैं। यहाँ समझिए आप क्या हो रहा है। देखिए ये जो है H है आपका, H आपका प्लस के फॉर्म में है। जब ये H प्लस के फॉर्म में HI है तो H प्लस देगा, H प्लस देगा तो ये H प्लस आपका O पे जाके बैठेगा, तो ये आपको मिलेगा ऑक्सोनियम आयन। ऑक्सोनियम आयन मिल गया, ठीक कोई। अब यहाँ पर दोनों ही तरफ से प्राइमरी है, तो इसमें जो लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है SN2 को फॉलो कराएंगे। अगर ये दोनों ही 1 डिग्री है, अगर ये 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, तो फिर किसको फॉलो कराएंगे आप? SN2 को। 1 डिग्री होता, 2 डिग्री होता तब भी SN2 को फॉलो कराते। 1 डिग्री होता, 2 डिग्री होता तब भी SN2 को फॉलो कराते, तो SN2 को फॉलो कराएंगे। SN2 को फॉलो कराने का मतलब क्या है? SN2 क्या चाहता है? लेस हिंडेड कार्बन। तो लेस हिंडेड कार्बन कौन सा होगा? जो छोटा होगा। जब छोटा होगा उस पर जाएगा, SN2 को फॉलो कराएंगे। यानी कि यहाँ पर ये जो लगेगा वो सबसे बड़ी बात है कि SN2। अब SN2 के हिसाब से चीज़ें डिसाइड हो रही हैं। तो जब SN2 के हिसाब से चीज़ें डिसाइड होंगी तो ऑब्वियसली अगर ये दोनों 1 डिग्री है और आयोडाइन आयन एज ए न्यूक्लियोफाइल है और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वो कराना चाहता है, भाई ये क्या है? ये इट्स ए गुड लिविंग ग्रुप, ये आपका लिविंग ग्रुप बन गया। इट्स अ गुड लिविंग ग्रुप। जैसे OH अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता, लेकिन H प्लस लग जाता है, OH2 प्लस एक अच्छा लिविंग ग्रुप हो जाता है। इट्स अ गुड लिविंग ग्रुप। ये निकल जाएगा और ये एक न्यूक्लियोफाइल आकर पीछे से अटैक कर जाएगा। जब न्यूक्लियोफाइल आकर पीछे से अटैक करेगा तो ये क्या बनेगा? CH3I। और ये जब निकल जाएगा तो ये H प्लस देता हुआ निकल जाएगा और ये फाइनली बन जाएगा आपका एल्कोहल। ठीक है। देखिए यहीं पर एक क्वेश्चन की मैं बात करूंगा। यहाँ पे तो बिल्कुल ही कुछ जो दिया है वो अजीब सा है। तो अगर सपोज करिए आपका ईथर है और इसमें एक तरीके से ये ऐसे दिया हुआ है, हाँ, और एक तरफ आपका सेकेंडरी दिया हुआ है, ये आपका सेकेंडरी, दिस इज योर 2 डिग्री एंड दिस इज योर 1 डिग्री, ये दिया हुआ है। और आप HI को रिएक्ट करा रहे हो। अगर HI को रिएक्ट करा रहे हो तो सबसे पहले तो H आपका जाएगा और ऑक्सोनियम आयन बनाएगा। ऑक्सोनियम आयन जो बन गया वो ये बना CH3 CH2 O प्लस। अब क्या करना है? अब आपके I माइनस को जाना है। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेते हुए बाहर निकलेगा, तो अब क्या करेगा? अब I माइनस जो बचा हुआ था उस I माइनस को अटैक करना है। अब बताइए I माइनस अगर 1 डिग्री 2 डिग्री होता और SN2 को फॉलो करता है तो बताइए SN2 वाला I माइनस कहाँ जाना चाहेगा? SN2 वाला I माइनस लेस हिंडेड के पास जाना चाहेगा। तो लेस हिंडेड ये है या ये है? क्योंकि पॉसिबिलिटी तो ये भी है और पॉसिबिलिटी तो ये भी है। इसका मतलब ये इसके पास जाएगा और फाइनली आपका ये जो आयोडाइड बनेगा, स्पेस नहीं है यहाँ पर, स्पेस की कमी है, स्पेस की कमी है। तो मैं समझता हूँ मुझे इसको फिर से इस पर लेके जाना पड़ेगा। फिर से एक बार देख लीजिए। तो दिस इज़ योर CH3 है और ये आपका CH2 है। और अभी आपने देखा कि इसमें H प्लस बन गया और यहाँ पर 2 डिग्री है, CH है, CH3 है और ये CH3। नाउ यू हैव I माइनस। I माइनस इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल एंड फॉलोइंग, अगर 1 डिग्री और 2 डिग्री है और फॉलोइंग SN2 मैकेनिज्म, और अगर SN2 को फॉलो करता है तो इन दैट सिचुएशन आप मुझे बताइए I माइनस को कहाँ जाना पड़ेगा? I माइनस विल अटैक फ्रॉम द बैक टू द लेस हिंडेड कार्बन। I माइनस विल अटैक फ्रॉम द बैक टू द लेस हिंडेड कार्बन, फ्रॉम द बैक टू द लेस हिंडेड कार्बन। यही तो आपका लेस हिंडेड कार्बन, यही तो आपका होता है। और अगर ऐसा होगा तो आयोडाइड आपका 1 डिग्री का बनेगा, यानी कि CH3 CH2I एंड here it will be CH3 CH CH3OH और ये आपका इस तरीके से CH3 CHOH और CH2I ये आपका बन जाएगा। CH3 CH2I प्लस CH3 CH3OH इस तरीके से ये आपका बन जाएगा। ये आपका आयोडाइड लेस हिंडेड बन जाएगा, ये लेस हिंडेड बन जाएगा। ठीक है। एक बहुत ही अच्छी सी बात कि अगर मान लीजिए हमारे पास ऐसा हो, एक 1 डिग्री हो
और दूसरा 3 डिग्री हो। अब हम क्या करेंगे, अब हम पहले तो ऑक्सोनियम आयन बनाएं, फिर हम अपना दिमाग लगाएं। तो भाई पहले तो ऑक्सोनियम आयन कैसे बनाओगे, ऑक्सोनियम आयन बनाओगे तुम HI या HBr कुछ भी ले लो। मान लो तुमने HBr ले लिया और तुमने उससे H+ मिल गया, तो ये H+ से आके बैठ गया। अब ये आ गया। अब अगर इधर गया, इधर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गई तो इधर ही आया, इधर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गई तो इधर ही आया। अब सवाल उठा है कि I- कहाँ जाए या Br- कहाँ जाए। मान लीजिए मैं यहाँ पे Br- ले रहा हूँ, Br- कहाँ जाए। अगर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे गई, ठीक है, मैं आपको बता दूं कि अगर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे जा रही है तो Br- को उस पर जाना पड़ेगा, और जो प्लस जाएगा वो 3 डिग्री बनेगा। और अगर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे जा रही है तो Br- को इस पे आना पड़ेगा, और जो प्लस आएगा वो इस पे आ रहा है। देखिए अगर ये SN2 को फॉलो करता है, लेकिन जब टर्शरी कार्बोकैटायन हमारा मिल रहा है, ज़बरदस्त स्टेबिलिटी मिल रही है, तो फिर यहाँ SN2 को फॉलो करने का सिस्टम समझ में नहीं आया ना। ये SN1 को फॉलो करेगा। यहाँ पर जब 1 डिग्री और 3 डिग्री हो तो वहाँ पर SN1 मैकेनिज्म फॉलो होती है, और अगर SN1 मैकेनिज्म फॉलो होती है तो हम स्टेबल कार्बोकैटायन चाहेंगे। स्टेबल कार्बोकैटायन चाहेंगे तो फिर इसको छोटे वाले को अल्कोहल बनना पड़ेगा, और बड़े वाले को फिर आपका आयोडाइड बनना पड़ेगा। 1 डिग्री 2 डिग्री हो या 1 डिग्री 1 डिग्री हो तो उसमें SN2 को फॉलो करेंगे, लेकिन 1 डिग्री 3 डिग्री हो, 1 डिग्री 3 डिग्री हो तो उसमें हम, या 3 डिग्री कोई भी हो, 2 डिग्री 3 डिग्री हो, तब भी हम SN1 को फॉलो करेंगे, और यहाँ पर हमने SN1 को फॉलो किया। अब सवाल उठता है, ये तो कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा क्लियर हो गया भाई। अब सवाल उठता है कि अगर यहाँ पर एक एल्काइल हो, एराइल हो, उस सिचुएशन में क्या होगा। इन दैट सिचुएशन व्हाट विल अकर। देखिए अगर यहाँ पर एल्काइल हो, एराइल हो, तो उस सिचुएशन पे क्या होगा। ये आपका OR है, और OR की इस सिचुएशन पर, OR की इस सिचुएशन पर आपका, ये आपका एराइल है, ये देखिए आप एराइल है, और एराइल के इस सिचुएशन पर आप इफ़ यू आर रिएक्टिंग HI या HBr, आप HI या HBr कुछ भी रिएक्ट कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन पे क्या होगा। उस सिचुएशन पे आपको H+ मिलेगा और I- मिलेगा। H+ कहाँ जाएगा, H+ यहाँ जाएगा। तो ये तो मैं अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कशन कर चुका हूँ। यहाँ पर तो आप SN1 SN2 की वजह से कुछ और कर ही नहीं सकते। रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि भाई ये आपका ये वाला बॉन्ड नहीं तोड़ सकते, क्योंकि ये बॉन्ड तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर रखता है। ये वाला कार्बन sp2 है, रेजोनेंस हो जाएगा लोन पेयर के साथ, तो ये वाला बॉन्ड तो आप ब्रेकअप ही नहीं कर सकते। ये वाला बॉन्ड तो आप ब्रेकअप ही नहीं कर सकते। अल्टीमेटली आपको बॉन्ड ब्रेकअप यहीं से करना पड़ेगा। अगर बॉन्ड ब्रेकअप यहीं से करना पड़ेगा तो फिर ऑप्शन ही नहीं है कोई, फिर तो I- आपका चाहे SN1 से जाए चाहे SN2 से जाए, उसको R के साथ ही बनाना पड़ेगा। यानी यहाँ पर आपका ये फिनॉल बनेगा, और साथ में ये आपका RX या RX या RI बनेगा। ये तो पूरा के पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो वहाँ पे स्पेस ना होने की वजह से हम लोगों को फिर अलग से बनाना पड़ता है, पूरा एलेबोरेट करना पड़ता है। इस रिएक्शन को हमने पूरा की पूरा देखिए विद मैकेनिज्म एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड, हमने ये भी डिस्कशन कर लिया। फिर इसके बाद हमने ये भी डिस्कशन कर लिया कि अगर ऐसा होता तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइज होने की वजह से ये रीज़न है। यहाँ पर ये ऐसा फास्ट है, स्लो है, ये फास्ट है। SN1 मैकेनिज्म है, 2 स्टेप मैकेनिज्म होती है SN1। और इस क्वेश्चन को यहाँ से देखा जाए, गिव द मेजर प्रोडक्ट दैट आर फॉर्म बाय हीटिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग ईथर्स विच HI विद HI के साथ अगर आप इसको रिएक्ट कर रहे हैं तो देखो यहाँ पर आप इफ़ यू आर HI के साथ अगर आप रिएक्ट कर रहे हो तो बड़ी आसान से वो है, मैं आपको बताऊँ। यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर आपका ये जो H आएगा, H आने के बाद I- आएगा, I- आएगा तो देखिए ये 1 डिग्री 2 डिग्री है, ये आपका 1 डिग्री और ये 2 डिग्री है। तो ऐसी सिचुएशन में आपका SN2 फॉलो करेंगे, आप SN2 फॉलो करेंगे, SN2 आपको सपोर्ट करेगा। तो जब SN2 सपोर्ट करेगा तो ये वाला आपका बनेगा I, और ये पूरा के पूरा आपका बनेगा अल्कोहल। देखिएगा ये वाला, देखिए आप पूरा के पूरा ये वाला बना I,
और ये बना मेरा आपका एल्कोहल। तो ये आपने बनाया, ठीक है ना। बिल्कुल इसी तरीके से हम यहाँ पर भी देखते हैं भाई कि यहाँ पर आपका ये 3 डिग्री है और ये वाला आपका 1 डिग्री है। तो इन दिस सिचुएशन ये आपका 1 डिग्री वाला बनेगा एल्कोहल और ये फॉलो करेगा SN1 को, और यहाँ पे फॉलो हो रहा है SN2, और यहाँ पर ये आपका CH3 CH2 और OH हो जाएगा, और ये वाला हो जाएगा टर्शरी वाला, इट विल टर्शरी वाला जो होगा ये आपका एडाइड हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि इसमें क्या बनेगा भाई, इसमें क्या बनेगा, देखिए ऐसा है ना कि अगर आप CH2OH थोड़ी ना, ये वाला बॉन्ड थोड़ी ना तोड़ लेंगे आप, बॉन्ड तो आपको यही तोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये कार्बन से जुड़ा हुआ बॉन्ड है। तो जब बॉन्ड आप ये तोड़ोगे तो यहाँ पर तो H ही आएगा ना, तो ये फिनॉल तो बनेगा ही बनेगा, और ये वाला पोर्शन आपका I बन जाएगा। यस, वेरी गुड, गुड क्वेश्चन। समझ गए होंगे मुझे लगता है, या फिर मुझे बताना पड़ेगा। चलिए देखिए एक बार और थोड़ा सा एलिबोरेट कर दे रहा हूँ इस चीज़ को। यहाँ पर ऐसे आपकी ये रिंग दी गई है और ये CH2 है और ये O है और ये ऐसे है। अब आपका O आया, H आया, यहाँ प्लस बन गया। अब सवाल उठा कि बॉन्ड कहाँ से टूटना है, ये वाला बॉन्ड टूटना है या ये वाला बॉन्ड टूटना है। देखो ये वाला बॉन्ड तो पॉसिबल नहीं होगा ना, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा हुआ है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है। पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर जब यहाँ पर आ गया तो ये वाला तो नहीं पॉसिबल हो गया, इसका मतलब ये ऐसे जाएगा और ये वाला ही टूटेगा, और ये वाला टूटेगा तो इसके पास I आ जाएगा। ओके बेटा, मुझे लगता है कि ये वाला रिएक्शन आपके सामने बहुत ही अच्छे से चीज़ें क्लियर कर गया कि भाई कहाँ पे क्या होगा और कैसे होगा। नाउ कम टू द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये सब तो बड़ी ही आसान रिएक्शन है, हम लोग बहुत बार देख चुके हैं। देखिए ये आपका जो ग्रुप है, ये ग्रुप आपका +R -I ग्रुप है। तो +R -I ग्रुप है। ये जो एल्कोलॉक्सी ग्रुप है ये +R होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, और -I ग्रुप होता है, रिंग को एक्टिवेट करता है। क्यों रिंग को एक्टिवेट कर रहा है, देख रहे हैं आप, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है, माइनस आ रहा है, फिर ये ऐसे फिर ये ऐसे घूमी, फिर ये ऐसे घूमा तो यहाँ माइनस आया, फिर ये घूमेगा, फिर ये यहाँ आएगा तो यहाँ माइनस आएगा, फिर ये घूमेगा, ये यहाँ जाएगा, फिर से वही बन जाएगा। अगर दोबारा से पहला वाला मिल जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका वहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स 4 पॉसिबल है, इसके आगे अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं पॉसिबल है। तो पहली बात तो OR ग्रुप के बारे में एक सिंपल सी बात समझ में आ गई कि भाई OR ग्रुप हमारा जो है वो पहली बात +R ग्रुप है, दूसरी बात वो एक्टिवेटिंग ग्रुप है, और तीसरी बात वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है। नेगेटिव आ रहा है तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग किसके लिए, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है वो इलेक्ट्रोफाइल के लिए, किसी भी इलेक्ट्रोफाइल के लिए वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो ऑब्वियसली अगर यहाँ पर जो भी रिएक्शंस होंगी, जो इलेक्ट्रोफाइल्स आएंगे, चाहे वो हेलोजिनेशन हो, नाइट्रेशन हो, सल्फोनेशन हो, वो बहुत अच्छे से होंगे क्योंकि रिंग एक्टिवेट हो चुका है ना, और रिंग जब एक्टिवेट हो चुका है तो इसकी वजह से आपका अच्छा होगा। जैसे अगर यहाँ पर, और ये पूरी रेजोनेंस के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इन्होंने दिखाए हैं, जैसे कि यहाँ पर पहली रिएक्शन है हेलोजिनेशन। यू नो वेरी वेल, हेलोजिनेशन एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। आप सब जानते हो कि वहाँ से Br+ आएगा या AX+ आएगा। ओके, देखिए इसको हम थोड़ा सा हेलोजिनेशन को ही डिटेल में आगे देखते हैं। एक्चुअली क्या है, ये आपका देखिए OCH3 आपका एनिसॉल है, अब Br2 इन आपका इथेनोलिक एसिड आप लेंगे, सो यू विल गेट हियर Br+, आप Br+ लेंगे। अब ये Br+ कहाँ जाना चाहेगा, ये Br+ तो ऑर्थो पे भी जाएगा और ये Br+ आपका पैरा पे भी जाएगा। लेकिन आप सब जानते हो कि ऑर्थो पे ऑलरेडी इतना बड़ा ग्रुप लगा हुआ है तो स्टेरिक हिंड्रेंस है, अपने आप में काफ़ी बड़ा स्टेरिक हिंड्रेंस है। ये देखिए ना, ये ऐसे होता है, एक्चुअली ये ऐसे होता है, सब ऐसे बॉन्ड बना होता है ऐसे,
तो ये ऑर्थो पोजीशन काफ़ी हद तक कवर्ड होती है। और Br भी अपने आप में बड़ा ग्रुप होता है, ऐसा तो है नहीं कि Br छोटा मोटा होता है। तो यार ये कहीं ना कहीं टकराव होगा। इस टकराव को रोकने के लिए Br कहाँ जाना चाहेगा, इस टकराव को रोकने के लिए Br यहाँ जाना चाहेगा। और पैरा पे जब जाएगा ईजीली बनेगा। जितना आसानी से कोई चीज़ बनती है उतना ही उसका परसेंटेज ज़्यादा बनता है बेटा। अप्रोक्सीमेटली 90% आपका यही पैरा बनेगा, और जो ऑर्थो वाला है वो अप्रोक्सीमेटली 10% बनेगा। जो ऑर्थो वाला है वो अप्रोक्सीमेटली 10% बनेगा, और ये आपका 90% बनेगा। ठीक है। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, एनिसोल अंडरगोज फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। आप सब जानते हो कि एनहाइड्रस AlCl3, और ये आपका क्या देगा, ये आपका देगा CH3+, यानी कि एक कार्बोकैटायन देगा। आप सब जानते हो कि ये बहुत ही अच्छा एक्टिवेटिंग ग्रुप है। जब एक्टिवेटिंग ग्रुप है तो ये कहाँ पर इसको एक्टिवेट करेगा, इसको कहाँ पर डायरेक्शन देगा, कहेगा ऑर्थो पर आओ और पैरा पर आओ। आप सब जानते हो कि ऑर्थो पर जाकर स्टेरिक हिंड्रेंस पैदा होगा तो ऑर्थो वाला मैनर बनेगा, और पैरा पर आसानी से ये या तो ये ऑर्थो पर या जाए, ये तो ये पैरा पे जाए, या ये ऑर्थो पे जाए। ऑर्थो ये भी है, ऑर्थो ये भी है, लेकिन ऑर्थो की पोजीशन आप सब जानते हो दोनों पॉसिबिलिटी हैं, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। तो और ये तो अब इसके बारे में तो मैं क्या डिटेल करूं, ये तो 20 बार आप जान चुके हो कि एनहाइड्रस AlCl3 और CHCl3 मिलकर Cl इसको कवर कर लेता है, AlCl4- और CH3+ को जनरेट कर देता है। CH3+ इलेक्ट्रोफाइल के तरीके से ऑर्थो और पैरा की तरफ चला जाता है, क्योंकि ये डायरेक्शन ही देता है जो ग्रुप लगा है वो कि कहता है कि तुम ऑर्थो या पैरा पे आओ। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग फॉर इलेक्ट्रोफाइल। इसीलिए हम इसको इलेक्ट्रोफाइल के लिए ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कहते हैं। तो सिंपल सी बात है भाई, कोई ऐसा रीज़न नहीं है कि ऑर्थो मेजर बन जाए, यहाँ कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है। तो ऑब्वियसली फिर पैरा ही मेजर बनेगा, फिर यहाँ पर पैरा ही मेजर बनेगा। चलिए अगला हम देखते हैं एसाइलेशन। यू नो वेरी वेल कि ये एल्काइलेशन था जो इससे पहले आपने देखा, एंड नाउ दिस इज योर एसाइलेशन। इसको हम कहेंगे कि ये एसाइलेशन है। व्हाट डू मीन बाय एसाइलेशन? आप सब जानते हो एसाइल ग्रुप इज बेसिकली CH3CO+ इज एसाइलेशन, इज एसाइल ग्रुप। दिस इज योर एसाइल ग्रुप। वो आपका एल्काइल ग्रुप था और ये आपका एसिटाइल ग्रुप जिसे हम कहते हैं। और देखें ज़रा ध्यान से, तो ये दोनों मिलकर ये Cl को अलग कर लेगा इससे, और इट विल गिव यू इलेक्ट्रोफाइल CH3CO+ एंड प्लस AlCl4-। ये आपका ऐसे बन जाएगा। ल्यूइस एसिड है, ल्यूइस एसिड है इसलिए Cl के लोन पेयर को अपनी ओर खींच लेगा। Cl के 3 लोन पेयर होते हैं, आप सब जानते हो, 3 लोन पेयर होते हैं हेलोजेंस के अंदर। इसको अपनी ओर खींच लेगा। ल्यूइस एसिड है, ल्यूइस एसिड है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा तो इसके ऊपर माइनस और इसके ऊपर प्लस आ जाएगा। ये प्लस आपका एज ए इलेक्ट्रोफाइल काम करेगा और ऑर्थो पे जाएगा और पैरा पे जाएगा। अब मुझे बताइए, इतना बड़ा ग्रुप पहले से लगा है, क्या ऑर्थो पर आपको लग रहा है कुछ बनेगा? ना के बराबर। आप मान लीजिए पैरा पे ही 95% होगा, ऑर्थो पे तो 5% भी बन जाए तो बहुत है। वही बातें आपके सामने नाइट्रेशन में आ रही हैं कि हम नाइट्रेशन में उन बातों को किस बात को डिस्कस कर सकते हैं। नाइट्रेशन का देखें, नाइट्रेशन में भी वही केसेस होते हैं बेटा। नाइट्रेशन में जो केसेस होते हैं वो ये होते हैं। नाइट्रेशन है आपका एनिसोल, आपका रिएक्ट विथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। प्लस HNO3। अगर आप HNO3 और H2SO4 की बात करें तो ये आपका रिएक्ट कर जाएगा। यहाँ से आपको ये मिलेगा NO2+, और ये NO2+ आपका इस तरीके से जाकर अटैक करेगा। ये NO2+ आपका अटैक करेगा। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि NO2+ आपका या तो ऑर्थो पे जाएगा या पैरा पे जाएगा। अगर ऑर्थो पे जाएगा तो आप सब जानते हो कि यार स्टेरिक हिंड्रेंस से जीने नहीं देगा, रास्ता आसान नहीं होगा। तो NO2 आपका पैरा पे जाएगा
तो ऑब्वियसली और कोई दूसरा रीज़न नहीं है स्ट्रॉन्ग कि जिसकी वजह से हम कह सकें कि ऑर्थो पर जाकर अगर मजबूरी में चला भी जाएगा तो बड़ा अच्छी बात होगी, बड़ी स्टेबिलिटी आ जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है कहीं पर, क्योंकि कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं है ना कि जो हमें पता चला कि यार स्टेबिलिटी आ जाएगी, चलो इसको चलने दो। तो दे वर बेसिकली ये आपके सब रिएक्शंस हैं। और इसके बाद इन टेक्स्ट क्वेश्चंस आते हैं। प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग, फिर आपकी समरी आ जाती है, यानी कि हमारी ये आपकी जो चैप्टर है बेटा, इस चैप्टर में आपका राइट द रिएक्शंस ऑफ विलियमसन सिंथेसिस ऑफ 2-इथॉक्सी 3-मिथाइल पेंटेन स्टार्टिंग फ्रॉम इथेनॉल एंड 3-मिथाइल पेंटेनॉल, है ना। और इसका विलियमसन सिंथेसिस आपको बताया। बहुत इजी है। एल्काइल हैलाइड के साथ पहले फिनॉक्साइड एक एल्काइल ऑक्साइड एन बनाओ। एल्काइल ऑक्साइड एन जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से जो बड़ा चौड़ा है एल्काइल ऑक्साइड एन बनाओ, और एल्काइल हैलाइड जो उधर वाला सिंगल वाला हो उसको एल्काइल हैलाइड ले लो और उसके बाद उन दोनों को रिएक्ट करा दो, तो आपको ये मिल जाएगा। बहुत ही इजीली आप लोग कर लेंगे। अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे, उसका कोई मसला नहीं है। तो बेटा ये था आपका अल्कोहल और फिनॉल और ईथर, और पूरा की पूरा कवरेज एनसीईआरटी से आपका अल्कोहल फिनॉल ईथर का हो गया कि इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं और किस किस तरह की रिएक्शंस यहाँ पे होती हैं। इन सब का डिस्कशन हम लोग कर चुके। कुछ और रिएक्शंस के बारे में सोचा जा सकता है, कहा जा सकता है, लेकिन चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और समझ लेते हैं। देखिए मुझे समझने की ज़रूरत है, मैं सिर्फ केवल हिंट दे रहा हूँ, बाकी आप करिएगा। आपको सिंथेसिस करनी है 2-इथॉक्सी 3-मिथाइल पेंटेन की। तो आप 2-इथॉक्सी 3-मिथाइल पेंटेन की अगर आपको करनी है सिंथेसिस तो आप उस हिसाब से करिए, है ना। ठीक है, पेज थे यहाँ पे रखे हुए। सो बेटा अल्कोहल फिनॉल ईथर सब कुछ आपको पूरा मैंने एक एक पॉइंट डिस्कस कर लिया है। एनसीईआरटी का भी, साथ में एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी, बहुत सारा डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। फिर भी अगर किसी तरह का कोई मसला होता है, L4 लेक्चर हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है अकॉर्डिंग टू आवर शेड्यूल की। जो L4 का लेक्चर था उसमें इसको फिनिश होना था और हम उसके बहुत ही करीब बिल्कुल जाकर कंप्लीशन पे पहुँच चुके हैं। कुछ समरी के तौर पर हमारे पास अगर कुछ पॉइंट आते हैं तो हम उनको एक बार देख लेते हैं। अल्दो की समरी तो ये सब चीज़ें, ये प्रोडक्ट और ये सब तो आप अपने आप बना लोगे। अभी जितनी हमने प्रैक्टिस की है उसी से आप करके देखेगा तो आई थिंक आपको ये बिल्कुल चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और ये सब तो समरी तो मैं क्या बताऊं, समरी तो आप ऑलरेडी सारी चीज़ों की कर ही चुके हो। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है और आप इस पर अच्छी सी प्रैक्टिस करिए, अच्छे से क्वेश्चंस को लगाइए। कोई भी दिक्कत हो मुझसे डिस्कस करिए, लाइव डिस्कशन करिए और अच्छे से टेस्ट दीजिए। ऑल द बेस्ट।